लगभग एक महीने बाद आखिरकार शनिवार को माओवादियों की सेंट्रल कमेटी के सदस्य कट्टा रामचंद्र रेड्डी का अंतिम संस्कार तेलंगाना में कर दिया गया। लेकिन इस अंतिम संस्कार में जिस तरह भीड़ उमड़ी उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ में सरकार यह दावा कर रही है कि वह माओवाद के खिलाफ निर्णायक मोर्चे पर पहुंच गई है, वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में हजारों लोग एक माओवादी नेता की मौत पर श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़ते हैं। यह साफ इशारा है कि माओवाद सिर्फ बंदूक की लड़ाई नहीं है, यह एक विचारधारा की लड़ाई भी है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र। 22 सितंबर को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ में माओवादियों की सेंट्रल कमेटी के 2 सदस्यों राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी को मार गिराने का दावा किया था। यह पहली बार था जब माओवादी संगठन की सेंट्रल कमेटी के 2 सदस्य एक साथ मारे गए थे। पुलिस ने इसे एक बड़ी सफलता और माओवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में टर्निंग पॉइंट बताया। लेकिन लगभग महीने भर तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अटका रहा। कट्टा रामचंद्र रेड्डी का जीवन भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। 63 साल के रेड्डी के कई नाम थे: राजू दादा, गुटसा उसेंडी, राजू, विजय, उदय, विकल्प और भी कई। तेलंगाना के करीमनगर जिले के तेगलुकुंटपल्ली गांव में जन्मे रेड्डी के माता पिता वज्रव्वा और मल्ला रेड्डी किसान थे। उन्होंने कोहेड़ा से 10वीं, सिद्दीपेट से डिग्री और वारंगल से टीचर्स ट्रेनिंग पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने पेंचीकलपेट के एक सरकारी स्कूल में अध्यापक के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन 1989 में उन्होंने शिक्षक की नौकरी छोड़ दी और अपनी पत्नी शांति प्रिया के साथ माओवाद संगठन पीपुल्स वॉर ग्रुप में शामिल हो गए। कुछ समय बाद रेड्डी ने नांदेड़ जाकर कानून की पढ़ाई की और संगठन के कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया। वह रायपुर में एक डेन कीपर के रूप में भी सक्रिय रहे और 2007 तक किसी को भनक तक नहीं लगी कि वह माओवादी आंदोलन के भीतर एक बड़े पद पर हैं। संगठन में उन्हें गुटसा उसेंडी के नाम से जाना गया, जो माओवादी संगठन के आधिकारिक प्रवक्ता का नाम था। माओवादी आंदोलन के भीतर उन्होंने रणनीति, प्रचार और नेतृत्व की जिम्मेदारियां संभाली। धीरे धीरे उन्हें दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति का प्रमुख बनाया गया और 2020 में वह केंद्रीय समिति के सदस्य बन गए। रामचंद्र रेड्डी ने मालती उर्फ शांति प्रिया से अंतरजातीय विवाह किया था। शांति प्रिया भी माओवादी संगठन की सदस्य थी और 2007 में गिरफ्तार हुई थी। कुछ वर्षों बाद उनकी रिहाई हुई, लेकिन उसी साल रेड्डी पूरी तरह भूमिगत हो गए। इसके बाद उनकी कोई सार्वजनिक उपस्थिति नहीं रही और अब सीधे उनके मुठभेड़ में मारे जाने की खबर आई। मारे गए नेता रामचंद्र रेड्डी की पत्नी मालती उर्फ शांति प्रिया ने आरोप लगाया था कि यह एक मुठभेड़ नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध हत्या थी। उनका कहना है कि उनके पति को पुलिस ने पहले निहत्थे पकड़ा, कई दिनों तक हिरासत में रखकर यातनाएं दी और बाद में जंगल में ले जाकर मुठभेड़ का नाटक रच दिया। मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में सुनवाई तक शव को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंसाल्विस ने याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें दी और कहा कि याचिकाकर्ता राजा चंद्रा मारे गए माओवादी नेता कट्टा रामचंद्र रेड्डी का बेटा है और साथ ही उसके पारिवारिक मित्र कादरी सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा दादा की भी मौत उसी मुठभेड़ में हुई है। गोंसाल्विस ने कहा कि 22 सितंबर को जो कुछ हुआ वह एक योजनाबद्ध नकली मुठभेड़ थी। उनके अनुसार पुलिस ने दोनों को पहले से पकड़ रखा था और बाद में उन्हें ठंडे दिमाग से गोली मारकर हत्या की गई। इसके बाद घटनास्थल पर मुठभेड़ का नाटक रचकर मामले को सफल ऑपरेशन बताने की कोशिश की गई। गोंसाल्विस ने अदालत से मांग की कि इस घटना की स्वतंत्र जांच कराई जाए और शव का दोबारा पोस्टमार्टम विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम से कराया जाए, जिसमें परिवार का प्रतिनिधि भी शामिल हो। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य सरकार द्वारा किए गए पोस्टमार्टम पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें पारदर्शिता नहीं है।
लेकिन हाईकोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ में नक्सलियों की मौत की एसआईटी गठित कर कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की प्रस्तुत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य एवं केंद्र द्वारा नियमित नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। याचिका सिर्फ आशंका पर दायर की गई है। इसमें कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। इस मामले में एसआईटी जांच का आदेश देने से पुलिसिंग शक्तियों का संघीय ढांचा कमजोर होगा। इसके बाद अब जाकर रामचंद्र रेड्डी का शनिवार को तेलंगाना के तेगलुकुंटपल्ली में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में जिस तरह से भीड़ उमड़ी, उसने बता दिया कि छत्तीसगढ़ में भले माओवादियों के खिलाफ सरकार ने अभियान चला रखा है, लेकिन पड़ोसी राज्यों में माओवादी नेताओं के समर्थन में कहीं कोई कमी नहीं आई है। बड़ी संख्या में लोग बाजे गाजे के साथ इस अंतिम शव यात्रा में शामिल हुए। लोगों ने खुलकर न केवल इस नक्सली नेता का समर्थन किया, बल्कि हजारों की संख्या में उपस्थित होकर श्रद्धांजलि भी पेश की। यह दृश्य बताता है कि माओवादियों को मुठभेड़ में मारने या उनकी गिरफ्तारी या उनका हथियार डालना एक महत्वपूर्ण सफलता तो है, लेकिन इसे अंतिम सफलता मानना गलत होगा। माओवादी मोर्चे पर उनके वैचारिक धरातल पर मजबूती बरकरार है। మన కాంబేడు కడారి సత్యనారాయణ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు మనకు అందరూ ఉన్నతమౌ శిఖరముపై వెలుగుచున్నది, ఉన్నతమౌ శిఖరముపై వెలుగుచున్నది. జోహారులు జోహారులు అమరునికి జోహారు. తంగలపల్లి మండలము రాజన్న సిరిసిల్ల తంగలపల్లి మండలము, రాజన్న సిరిసిల్ల తంగలపల్లి మండలము, రాజన్న సిరిసిల్ల తంగలపల్లి మండలము. గోపాలరావు పల్లె గొప్ప నాయకుడైనా, గోపాలరావు పల్లె గొప్ప నాయకుడైనా, గోపాలరావు పల్లె గొప్ప నాయకుడైనా, గోపాలరావు పల్లె గొప్ప నాయకుడైనా. కడారి సత్యమనకు కన్నీటి జోహారు, కడారి సత్యమనకు కన్నీటి జోహారు. జోహారులు జోహారులు జనసంద్ర నేతకు జోహారులు, జోహారులు జోహారులు జనసంద్ర నేతకు జోహారులు, జనసంద్ర నేతకు జోహారులు, జన హృదయ నేతకు జోహారులు, జనసంద్ర నేతకు జోహారులు, జన హృదయ నేతకు జోహారులు. कट्टा रामचंद्र रेड्डी की कहानी सिर्फ एक नक्सली की नहीं, बल्कि उस सोच की भी कहानी है जो गरीबी, असमानता और अन्याय के नाम पर हिंसा का रास्ता चुनती है। एक शिक्षक से लेकर माओवादी सेंट्रल कमेटी सदस्य बनने तक का रामचंद्र रेड्डी का सफर दिखाता है कि इस आंदोलन में शामिल होने वाले कई लोग शुरू में व्यवस्था से मोह भंग के कारण आकर्षित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक हिंसक विचारधारा के जाल में फंस जाते हैं। यहीं पर असली चुनौती खड़ी होती है। माओवाद को सिर्फ सुरक्षा बलों के दम पर खत्म नहीं किया जा सकता, इसे वैचारिक तौर पर भी कमजोर करना जरूरी है। बंदूक से लड़ाई तो पुलिस लड़ रही है, लेकिन दिमाग और सोच की लड़ाई समाज को लड़नी होगी। गांवों, जंगलों और आदिवासी इलाकों में यह समझाना होगा कि बदलाव हिंसा से नहीं, संवाद और विकास से आता है। यह भी याद रखना होगा कि माओवादी विचारधारा सिर्फ जंगलों में नहीं रहती, वह उन दिलों में जगह बनाती है जो खुद को भूला हुआ, ठगा हुआ और हाशिए पर महसूस करते हैं। जब तक इस असंतोष का समाधान नहीं होगा, माओवादी विचार बार बार नए चेहरों में लौटता रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार सुरक्षा अभियानों के साथ साथ शिक्षा, रोजगार, न्याय
और संवाद के मोर्चे पर भी उतनी ही गंभीरता दिखाए। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वह निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन इसे तभी स्थायी सफलता मिलेगी जब माओवादी विचारधारा का सामाजिक और बौद्धिक आधार कमजोर होगा। हिंसा की इस विचारधारा को तर्क, विश्वास और विकास से हराना होगा और इस मोर्चे पर सरकार को अभी बहुत कुछ करना होगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर बात होगी। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।